हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर स्कोपी। तो आज हम देखने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग का यूनिट 5, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, गांधीयन अप्रोच टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रॉब्लम एंड डायग्नोसिस फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, need need and scope for of entrepreneurship in rural area। तो पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकसेस ऑन क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द फार्मिंग क्लोजर टू द रेजिडेंस ऑफ पुअर। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये फोकस करता है कि ये लोगों के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, फार्मिंग के अलावा भी। जो गांव में लोग रहते हैं वह फार्मिंग के अलावा उनके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज रहे, अल्टरनेटिव वर्क अपॉर्चुनिटीज रहे, जिससे वो कमा सकते हैं, और जो कि बस उनके घर के पास हो, क्लोजर टू द रेजिडेंस ऑफ पुअर। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स स्टार्टिंग एंड एनकरेजिंग इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया। तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करना या एनकरेज करना कि अर्बन से वो रूरल एरिया में आए और अपनी इंडस्ट्री को लगाएं। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कि इससे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत प्रॉफिट मिलता है और बहुत ग्रो होता है रूरल एरिया जो है। रूरल इंडस्ट्रीज यूटिलाइजेस लोकल रिसोर्सेज, ह्यूमन पावर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्फसाइजिंग नॉन फार्म एक्टिविटी। जो रूरल इंडस्ट्रीज होती है ये लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करती है, वहाँ पर ह्यूमन पावर वहाँ पर बहुत मिलता है तो उसका यूज़ करती है, टेक्नोलॉजी यूज़ करती है जिससे उनका एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सके वहाँ का। और ये उन लोगों के लिए होता है कि जो मतलब जो फार्मिंग करते हैं, लेकिन ये उनके लिए कि उनके पास एक अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज भी रहे कि वो कमा सकते हैं। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज होती हैं इसमें ये फार्मिंग का कोई एक्टिविटी होता ही नहीं है इस काम में। इट एम्स टू स्प्रेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज मोर इवनली, रिड्यूस अर्बन रूरल गैप्स एंड बूस्ट रूरल डेवलपमेंट। तो इसका एम क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और बढ़ावा कर देता है अच्छे तरीके से। ये रूरल अर्बन जो माइग्रेशन होता है, मतलब जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जा रहे होते हैं कमाने के लिए, उसको ये रिड्यूस करता है और ये रूरल डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। इट हेल्प्स रूरल एरिया मूव्स बियॉन्ड जस्ट फार्मिंग बाय एडिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो ये रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये मदद करता है कि रूरल एरिया जो है वो फार्मिंग के अलावा भी उसके अंदर कुछ चीज़ें, नई चीज़ें आए, कुछ नई इंडस्ट्रीज आए कि वहाँ से कुछ सामान इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आए। तो ये क्या करता है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर ऐड करी जा सकती हैं इसके इन सब कामों के लिए। बिल्डिंग इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया प्रोवाइड्स जॉब फॉर लोकल पीपल। अब वही है कि अगर हम रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, वैकेंसीज निकलेंगी लोगों के लिए। और ये जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, जो मतलब फार्मिंग नहीं करते, नहीं आती जिन्हें फार्मिंग, तो ये उनको उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है वहाँ पर कि ये इंडस्ट्रीज वहाँ पर एड्रेस कर दें अनएम्प्लॉयमेंट को, और फिर वो उन बंदों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है वहाँ पे। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। बाय क्रिएटिंग जॉब्स एंड इंक्रीजिंग इनकम्स, इट हेल्प्स रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन रूरल कम्युनिटी। तो वही है, अगर जॉब वहाँ पर बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो वहाँ पर जो पॉवर्टी रेट है रूरल एरिया में, कम्युनिटी में, वो कम होगा। Rural industrialization often involves the growth of small and medium-sized businesses promoting entrepreneurship। तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि इन्वॉल्व रहता है कि इसमें जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस होते हैं, मतलब जो छोटे लेवल पर काम होता है, ये वहाँ पर ग्रो हो सके। और ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है कि जो गांव के लोग हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, वो अपना भी काम इसकी मदद से स्टार्ट कर सके। सिंस गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, तो दे ऑफर इंसेंटिव्स एंड सपोर्ट टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज टू रूरल एरिया। तो वो क्या है, वो कंपनीज और इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती हैं और सपोर्ट करती हैं कि इंडस्ट्रीज अर्बन एरिया से या कहीं से रूरल एरिया में आके लगे, और वहाँ पर लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, इनकम वहाँ पर बढ़े, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो, पॉवर्टी रेट कम हो। इन सब के इसका मेन एम रहता है। अब हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्लो डाउन अर्बन माइग्रेशन। तो वही है, अगर गांव में ही जॉब मिलेगी तो लोग अर्बन में नहीं जाएंगे, अर्बन एरिया में, तो ये स्लो करता है अर्बन माइग्रेशन को। देयरफॉर ईज द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन।
तो वही है, जब वहाँ पर लोग ये रूरल एरिया नहीं जाएंगे तो वहाँ पर ये जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जैसे रोड साइड स्लम हो गया, बैगिंग हो गई, ये सब बहुत कम हो जाता है। तो ये इसका प्रॉफिट रहता है। इम्प्रूवमेंट इन एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन बिग सिटीज। अब कंपनीज जैसे जैसे अर्बन एरियाज में, बड़ी सिटीज में धीरे धीरे कम होंगी, मतलब बैलेंस्ड रहेंगी, रूरल एरिया में भी रहेंगी रहे और अर्बन एरिया में भी रहे। तो क्या है कि बिग सिटीज का, अर्बन एरिया का एनवायरनमेंट भी धीरे धीरे अच्छा होता रहेगा, क्योंकि अगर कंपनीज वहीं रहती है तो क्या जो गैसेस, जो वो हार्नेस गैसेस होती है, जो खतरनाक गैसेस होती है, ये सब वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो अगर कंपनीज रूरल एरिया में भी आएंगी कंपनी लगाने, तो ये वहाँ पर कम होगा, तो वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा। इंक्रीज रूरल इनकम, तो सिंपल सी बात है, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है रूरल एरिया में तो इनकम भी बढ़ेगी लोगों की। जनरेट नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट टू द फार्मर, कि ये वही है कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट ये इंक्रीज करता है, जनरेट करता है फार्मर्स के लिए, जिसमें जो बंदे फार्मर हैं, जो फार्मिंग करते हैं, वो बिन फार्मिंग के अलावा भी एक अल्टरनेटिव उनके पास अपॉर्चुनिटीज रहती हैं कि वो कमा सकते हैं दूसरी जगह से भी। रिड्यूस बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट दोनों ही यूज हो जाते हैं। अगर जिसके पास स्किल नहीं है तो वो ह्यूमन वर्क में काम कर सकता है, जिसके पास स्किल है तो वो एक पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर ऑपरेशन में काम कर सकता है। प्रमोट बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय अवॉइडिंग एक्सेसिव इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन, तो बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन रहता है कि यहाँ पर क्या ज़्यादा कंपनीज भी ना लगे, तो इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं हो, और बैलेंस रहे सब कुछ, मतलब। तो अब हम इम्पैक्ट देख लेते हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन: लो कॉस्ट प्रोडक्शन, सेल्फ सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि प्रोडक्शन सस्ता हो जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट लोग हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होंगी। अगर लोग टेक्नोलॉजीज को अपनाएंगे फार्मिंग के लिए, तो एग्रीकल्चर इम्प्रूव होता है। Negative impact of industrialization: decline of cottage industries, mass migration from rural area, depletion of natural resources और pollution। ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, वो मना हो जाती है, कि और मास माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन ये कम हो जाता है। तो क्या है कि जो रूरल में है वो रूरल एरिया के ही रह जाते हैं, वो अर्बन में नहीं आ पाते। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत जल्दी खत्म होने लगते हैं, पॉल्यूशन बढ़ने लगता है। अब हम गांधीयन अप्रोच देख लेते हैं रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का। महात्मा गांधी हैड ए क्लियर परसेप्शन ऑफ इट्स विलेज एज अ विजनरी ऑफ इंडिया। तो जो महात्मा गांधी थे हमारे, उनका एक परसेप्शन था गांव के लिए, कि वो एकदम क्लियर था। वो एज अ विजनरी ऑफ इंडिया काम करते थे। ही बिलीव दैट इंडिया विल हैव टू लिव इन विलेज नॉट इन टाउन। वो मानते थे कि जो इंडिया है वो गांव में रहेगा, वो शहरों में रहेगा, नहीं रह सकता। हिज अप्रोच वाज हॉलिस्टिक एंड पीपल सेंटर। तो उनकी जो अप्रोच थी वो हॉलिस्टिक थी, मतलब शुद्ध, वो प्योर थी, और वो लोगों पर ज़्यादा फोकस थी, पीपल सेंटर थी। ही प्लेस मोर एम्फोसिस ऑन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज देन इकोनॉमिक मोटिव्स। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना जो मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज है वो इकोनॉमिक मोटिव से ज़्यादा रखा। तो जिसका मतलब था ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके लोगों की वहाँ पर। He found that progress of country depends on the development of majority of its rural villages, rural economy, industry and rural skill। उन्होंने ये पता लगाया कि जो कंट्री की प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है कि रूरल विलेज के डिपेंड डेवलपमेंट से, वहाँ की इकोनॉमी से, इंडस्ट्री से, और जो रूरल एरिया के स्किल्स हैं उस पर डिपेंडेंट है ज़्यादातर। By making the village the central place in the economic program, he can bring hope of good living in rural people। तो by leaving the village the central place in the economy, तो इसमें क्या था कि उन्होंने गांव को एज अ सेंट्रल प्लेस रखा इकोनॉमिक में, कि वो लोगों में वो होप ला सके कि लोग वहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं, रूरल एरिया में लोग अच्छे से रह सकते हैं, होप रह सकते हैं कि वहाँ का डेवलपमेंट होगा। ये सब था रूरल डेवलपमेंट एज आउटलाइन बाय गांधी जी। तो रूरल डेवलपमेंट जो है ये आउटलाइन करा गया था गांधी जी के कंटेंट: सेल्फ सफिशिएंसी, इंटरडिपेंडेंसी फॉर अदर वांट्स,
एंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या था कि सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंसीज होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए गांव की इंडस्ट्रीज का। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ गांधीयन मॉडल। तो इसमें पहला जो हमारा पॉइंट है सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। जो हमारे गांधी जी थे वो सेल्फ सफिशिएंसी में बिलीव करते थे कि इंडियन विलेजेस में। तो उसमें उन्होंने सजेस्ट क्या किया था विलेज पीपल्स को कि उनको अपना खाना, कपड़ा और जो अदर बेसिक नीड्स होती हैं, जो डेली एमिनिटीज होती हैं, वो उन्हें खुद ही वहाँ पर डेवलप करनी पड़ेंगी, तो खुद ही प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। तो उससे क्या, जो हमारी विलेज है वो सेल्फ सफिशिएंट होगी। दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो गांधी जी थे वो बिलीव करते थे कि सोशल और पॉलिटिकल पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब वहाँ गांव में कोई भी डिसीजन मेकिंग होगी विलेज लेवल पर, तो वहाँ पर वो सोशल और जो पॉलिटिकल पावर है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो उसमें वहाँ पर जो लोग होंगे वहाँ के, जो विलेज के, वो अपना डिसीजन वहाँ पर रख सकते हैं। तीसरा है पंचायती राज। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि उसमें उन्होंने बताया कि हर विलेजेस में अपना एक वो पंचायत होना चाहिए, जिससे कि वो अपने इंटरनल अफेयर्स जो हैं, जो इंटरनल इंक्लूडिंग डिफेंस या कुछ भी इंटरनली चल रहा है विलेज के अंदर, तो वो डायरेक्टली पंचायत में ही सॉर्ट आउट कर दिया जाए। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो जो खादी है वो एक इंस्ट्रूमेंट है डिसेंट्रलाइजेशन प्रोडक्शन का। तो इसमें क्या था कि ये बेसिक नेसेसिटी, मतलब जो डेली नीड्स होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का ये खादी का मेन मोटिव था। और विलेज इंडस्ट्रीज वही कि विलेज में इंडस्ट्रीज लगी होनी चाहिए कि वो अपना वहाँ पे सामान और प्रोडक्शन खुद ही अपने लिए कर सकें। अगला है हमारा फिफ्थ है कॉरपोरेटिव्स। तो कॉरपोरेटिव्स में क्या था कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है रूरल डेवलपमेंट का, मतलब कॉरपोरेटिव्स के थ्रू रूरल डेवलपमेंट बहुत तेजी से बहुत बूस्ट हो सकता था। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर का जो फील्ड है उसमें उन्होंने एक स्पेसिफिक कॉरपोरेटिव्स को असाइन कर दिया गया एक पर्टिकुलर रोल के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो बंदा जिस रोल के लिए असाइन है वो बस उसी फील्ड में काम करता है। तो इससे क्या है कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। इससे बहुत ही बूस्ट हो जाता था वहाँ पर। अगला हमारा ट्रस्टीशिप। तो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप को कंसिडर किया था एज एन इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारे जो कैपिटलिस्ट ऑर्डर थे सोसाइटी के, उसको विलेज के लिए कन्वर्ट कर सकते थे। तो इस ट्रस्टीशिप में था क्या कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वहाँ गांव के अंदर, वो अपने ज़मीन के या अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो उनके खुद के ज़मीन पे हैं, वो सब पेड़ ये इन सब के वो ट्रस्टीज खुद ही थे, तो उनको खुद ही मैनेज करना पड़ता था। इससे क्या था कि उनका ये जो काम था ये बहुत ही तेज़ी से होने लग रहा था। उनको वो अपना काम दूसरे को देना नहीं पड़ रहा था, तो दूसरे क्या था अपना इनकम चला सकते थे उसके साथ साथ ट्रस्टीशिप के अंदर। अगला लास्ट हमारा विलेज सैनिटाइजेशन। इसमें क्या था कि विलेज को गांधी जी ने बोला था कि साफ सुथरा रखो, वहाँ की गलियाँ साफ होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए अच्छा सा। तो ये वही सैनिटाइजेशन के अंदर जितना भी पॉइंट हो वो पेपर में लिखना है। तो विलेज सैनिटाइजेशन वही साफ सफाई के ऊपर ही पूरा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर रूरल इंडस्ट्रीज। तो इसमें हमारे दो अप्रोचेस यूज होती हैं अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में, सोशल वेलफेयर और टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन। जो सोशल वेलफेयर अप्रोच होती है इसमें टेक्नोलॉजीज का मिक्स होता है, जो कि चूज किया जाता है, चुना जाता है कि हमारी जो अचीवमेंट है, जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आउटपुट है इसमें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल वेलफेयर का, ये मुश्किल होता है ऑपरेट करने में और इसके साथ काम करने में, क्योंकि ये सोशल ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर नहीं रहता, क्योंकि हम कौन कौन सी मशीनें ले रहे हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्लियर नहीं रहता और आउटपुट क्या आएगा ये भी कंफर्म नहीं रहता इसमें। तो अब जो टेक्नोलॉजी इन द टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन अप्रोच, द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ टेक्नोलॉजी आर कंपेयर्ड। तो जो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन अप्रोच होती है इसमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है जो आने वाला है उसको हम लिस्ट ऑफ वो कंपेयर करते हैं कि उस मशीन की जो टेक्नोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो क्या क्या काम कर सकता है, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। और उसको हम कहते हैं अप्रोप्रिएटनेस के साथ हम उसके एक्सपेक्टेड आउटपुट को कंपेयर करते हैं। These characteristics are defined in terms of expected socio-economic impact on poor in rural areas and the environment impact। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये डिफाइन करी जा सकती हैं कि इसमें जो एक्सपेक्टेड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा गरीब लोगों पर रूरल एरिया में, और इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा।
तो अब हम इसमें देख लेते हैं जो इसके, अगर हम टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन को कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से कंपेयर करें तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें कम पैसा लगता है, लेस कैपिटल इंटेंसिव होती है, मोर लेबर इंटेंसिव होती है, मतलब ज़्यादा लेबर लगेगी, ज़्यादा मैन पावर चाहिए, ईजियर टू ऑपरेट होता है, मेंटेनेंस ईजी होता है और उसमें रिपेयरिंग ईजी होती है। और वहीं पर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होती है जो वो लेबर सेविंग होती है, उसमें कम ह्यूमन पावर चाहिए। और ये ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड प्रोडक्शन जो इसका जो जो पुराना वाला हमारा उससे है, इसमें आउटपुट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आता है ट्रेडिशनल मेथड के मुकाबले। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन रूरल इंडस्ट्रीज। तो पहला पॉइंट हमारा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज वो टेक्नोलॉजीज होती है जिसको प्रोडक्शन या कंजम्पशन के लिए कम से कम 25 साल या 25 साल से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसको, ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज को हम कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं? जो कम डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज जो होती हैं ये ह्यूमन पावर पर डिपेंडेंट रहती है। फिर हमारा नेक्स्ट है अपग्रेडेड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। अपग्रेडेड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इसको हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को हम टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहते हैं कि उसका हम फुल एडवांटेज या और उसका फुल पोटेंशियल यूज़ कर पाएँ, जिससे हमारा जो आउटपुट है वो और बेटर आ सके। फिर हमारा ऑफ द सेल्फ मॉडल टेक्नोलॉजी है। इसमें होता है कि जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी जो 25 साल या 25 साल से ज़्यादा यूज़ हुई होती हैं, लेकिन ऑफ शेल्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में वो आती है जो 25 साल से कम टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई होती हैं। मतलब ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी 25 या 25 से ज़्यादा साल यूज़ होगी। ऑफ द सेल्फ मॉडर्न में क्या होगा कि कम 25 साल से जो कम, यानी 24 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 25 से कम साल जो यूज़ होती है वो ऑफ द सेल्फ आती है। फिर हमारा नेक्स्ट है डाउन स्केल्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि ये एक वर्जन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जिसको हम स्मॉल प्रोडक्शन रेट, स्मॉल प्रोडक्शन के लिए, स्मॉल कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो टेक्नोलॉजी के थ्रू करी जाए वो डाउन स्किल्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आती है। फिर हमारा लास्ट है इनोवेटिव रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी। इनोवेटिव रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजीज में वो होती है कि हम जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का को बायस रख के हम उसमें साइंस या इंजीनियरिंग की नॉलेज लगा के उसको नया बनाया जाता है, उसको इनोवेट किया जाता है कि उसमें और बेस्ट आउटपुट आए, उसमें कम ह्यूमन पावर लगे, ज़्यादा ज़्यादा उसमें प्रॉफिट हो उस टेक्नोलॉजी से। वो हमारा आता है इनोवेटिव रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 5 में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एमर्जिंग इन रूरल एरियाज इज कॉल्ड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो रूरल एरियाज में होती हैं उसको हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग अ बिजनेस इन रूरल एरिया। तो वही, ये रूरल एंटरप्रेन्योरशिप किस चीज़ को रेफर करता है कि किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करना, उसको ऑपरेट करना रूरल एरिया में, विलेज एरियाज में। These are typically characterized by lower population densities, agriculture activities, and limited access to urban amenities. तो इसमें ज़्यादातर कैरेक्टर, ये इसको किस तरीके से कैरेक्टराइज किया जा सकता है कि लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी उस एंटरप्रेन्योरशिप में, और इसमें क्या होता है कि लिमिटेड एक्सेस रहता है अर्बन एमिनिटीज़ का, कि अर्बन में जो टेक्नोलॉजीज या जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो यहाँ पर उतनी यूज़ नहीं होती, उतना एक्सेस नहीं होता है इनके पास। फिर हम देख लेते हैं अगला, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली लिंक टू एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब वही है, रूरल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटरप्रेन्योरशिप। अगर एंटरप्रेन्योरशिप रूरल एरियाज में बढ़ेगा तो रूरल डेवलपमेंट होगा। एंटरप्रेन्योरशिप कैन एक्सेलरेट द रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक्सेलरेट कर सकता है रूरल के डेवलपमेंट प्रोसेस को। इट इज़ की स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट रूरल अनरेस्ट। मतलब ये की स्ट्रेटेजी है कि रूरल के अनरेस्ट से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि रूरल एरिया एक जगह रुका ना रहे, वो बूस्ट होता रहे, एक्सेलरेट करता रहे, डेवलप होता रहे। फॉर फार्मर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्रूविंग फार्म अर्निंग। तो फार्मर्स के लिए क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट, एक जरिया है कि वो अपनी फार्मिंग की फार्म अर्निंग का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फॉर वुमेन इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज नियर देयर होम। तो वही, वुमेन के लिए जो औरतें हैं वहाँ रूरल एरिया में, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज होती है कि वो खुद से भी कमा सकती हैं वहाँ अपने घर के पास, वहीं पे रूरल एरिया में जहाँ वो रह रही है। प्रोवाइड ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। तो अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट से प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे मेन पॉइंट अभी हमने पहले भी देखा था, इससे पिछली स्लाइड्स में उसमें भी लिखा था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करवाता है, इंक्रीज करता है।
दूसरा पॉइंट है चेक ऑन माइग्रेशन फॉर रूरल पॉपुलेशन। तो ये माइग्रेशन को स्टॉप करता है कि जब लोग रूरल से अर्बन एरिया में जाते हैं तो वो माइग्रेट करते हैं, रूरल पॉपुलेशन कम होता जाता है, अर्बन का बढ़ता जाता है। तो क्या है कि ये उस जगह पर रोक लगाता है, कम करता है। तीसरा बैलेंस रीजनल ग्रोथ, वही है कि रूरल एरिया का भी वहाँ पर ग्रोथ होता है एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, अब जो गांव के लोग होते हैं, जो रूरल लोग होते हैं, वो क्या है कि वो ज़्यादा तो पढ़ते नहीं, तो उनके पास आर्टिस्टिक एक्टिविटीज ज़्यादा होती है करने के लिए, तो वो वहाँ पर प्रमोट करते हैं अपने वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आप को। चेक ऑन सोशल ईवल, कि वही है कि अगर कोई सोशली प्रॉब्लम आ रही है तो इसको वो हैंडल कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, तो हर बंदे का, हर इंसान का वहाँ पर रूरल एरिया में लिविंग का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा रहने का। फिर हम देख लेते हैं प्रॉब्लम्स जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में हो सकती है। पहला मेन पॉइंट है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इसमें तीन आते हैं। लैक ऑफ फंड्स, फंडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, मतलब बिल्डिंग की प्रॉब्लम आ सकती है कि एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ किस जगह लगाना है, वहाँ बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम। रिस्क एलिमेंट्स हो सकते हैं मेन, कि वहाँ चलेगा नहीं चलेगा, मेन फैक्टर। अगला मेन पॉइंट है मार्केटिंग प्रॉब्लम, इसमें क्या है कंपटीशन, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में कंपटीशन बहुत हो जाता है धीरे धीरे। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट करने का कोई जगह नहीं होता सही से, लोग वहाँ ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, तो कोई वैसे पढ़ नहीं पाता, तो एडवर्टाइजमेंट की एक प्रॉब्लम है। मिडल मैन एक प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम में हमारा आ जाता है कि टेक्निकल नॉलेज, अब बंदा वहाँ एजुकेटेड ही नहीं है तो टेक्निकल नॉलेज उसे कहाँ से होगी। लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब जो कोर्ट से डॉक्यूमेंट साइन करवाने होते हैं, या जीएस आजकल जो हम देख रहे हैं जीएसटी फाइलिंग हो गई, आईटीआर रिटर्न हो गया, ये सब लीगल फॉर्मेलिटीज वहाँ अवेलेबल नहीं होती सही से। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता, कि अर्बन से फिर यहाँ लाना पड़ता है तो उसमें दिक्कत आती है, टैक्स का ये सब का। पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, अब गांव में अगर फैक्ट्री लग रही है तो वहाँ पर जब बंदे एजुकेटेड नहीं है, वहाँ के वर्कर्स एजुकेटेड नहीं है उस प्रोडक्शन, वो जो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड, तो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कम आएगी, ज़्यादा अच्छी बेहतर नहीं आएगी। फिर हमारा चौथा मेन पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम। यहाँ पर मेन पहला पॉइंट है लो स्किल लेवल ऑफ वर्कर, लो स्किल लेवल वर्कर मिलेंगे। अगला है नेगेटिव एटीट्यूड, उसमें नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन हु इनोवेट और अडॉप्ट बिजनेस ऑन देयर ओन आर कॉल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हम किसे कहते हैं? वो वुमेन, वो औरतें जो कुछ जो अपने लिए बिजनेस इनोवेट करती हैं कुछ नए फील्ड्स में, या बिजनेसेस को अडॉप्ट करती हैं अपने लिए, अपने प्रोफेशनल वर्किंग के लिए, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, उनको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। It refers to the process of women starting and operating businesses with the goal of pursuing economic and financial independence. तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप किसको रेफर करता है? वो प्रोसेस को जिसमें वुमेन स्टार्ट या ऑपरेट करनी है किसी बिजनेस को, जिसमें उनका गोल रहता है मेन कि वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी अपना सकें, परस्यू कर सकें। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन वुमेन पार्टिसिपेशन इन इक्विटी। जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है वो बेस्ड किस पर रहता है? किसी कंपनी में या तो उन वुमेन्स का इक्विटी पार्ट हो, पार्टिसिपेंट हो वो किसी बिजनेस की, या एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, वो किसी बिजनेस एंटरप्राइज में एम्प्लॉय हो, तो उसमें हम बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पर ये बेस्ड रहता है मेन। अब हमारा नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वही वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी होगा तो इससे क्या इकोनॉमिक की डेवलपमेंट होगी उस एरिया में। दे शुड हैव एन इक्वल एक्सेस टू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड पब्लिक सर्विसेज। तो क्या उनके लिए भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का उतना ही एक्सेस होना चाहिए जितना मैन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए और उतनी ही पब्लिक सर्विसेज होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भेदभाव हो कि मैन के लिए ज़्यादा है वुमेन के लिए कम है, ऐसा कुछ भी नहीं। वुमेन ओन्ड बिजनेसेस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली to job creation, providing employment opportunities for both and women, for both men and women। वही है, जो बिजनेस वुमेन ओन करती हैं तो वो भी क्या है, उनके लिए भी तो, उनको भी तो अपने लिए एम्प्लॉय चाहिए जो उनके बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर सके। तो इसमें क्या है, जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती है मैन और वुमेन दोनों के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावर्स वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये वुमेन को किस चीज़ से एम्पावर करता है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज निकाल देता है कि वो पर्सनल डेवलपमेंट भी कर सके और अपने उसी के साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी उनका हो सके।
सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो रोल मॉडल होते हैं या किसी दूसरे वुमेन और गर्ल्स को, किसी दूसरी औरत या लड़की को इंस्पायर करने के लिए एक जरिया होते हैं कि उनको भी उनके जैसा बनना चाहिए। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स often brings a unique perspective to identifying and tapping into new market। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सॉरी, वो लगातार कोशिश करते हैं कि उनका जो बिजनेस है वो एक नए पर्सपेक्टिव से, नए फील्ड में, नए मार्केट के डिमांड से चलना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो न्यू मार्केट में अपने अपना बिजनेस ओपन करने का, ग्रो करने की रखती हैं। तो अब हम देख लेते हैं चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। एक्सेस टू कैपिटल, मतलब ये एक वो है कि एक्सेस टू कैपिटल मतलब उतना फंडिंग या कैपिटल का सपोर्ट नहीं मिल पाता वुमेन्स को जितना मेन को मिलता है। जेंडर बायसेस हो सकता है यहाँ पर, स्टीरियोटाइप्स हो गए कि हम मेन को इतना कैपिटल, इतना फंडिंग देंगे, इतनी एक्सेसिबिलिटी देंगे, वहीं पर वुमेन्स को हम इतना नहीं देंगे, तो ये क्या जेंडर बायस हो जाता है, स्टीरियोटाइप्स हो जाते हैं यहाँ पे। लिमिटेड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज रहती है, मतलब कम लोग ही उनके नेटवर्क्स में जुड़ना चाहते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता उनका सही से। एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब वही है कि गांव में क्या होता है कि वो लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, कम ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ पे क्या है, उनके लिए कम एक्सेस रहता है एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए। लैक ऑफ रोल मॉडल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और वही है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जब ग्रो ही नहीं होंगे तो उनके लिए कोई रोल मॉडल रहेगा ही नहीं, तो वहां पर रोल मॉडल उनके लिए नहीं है, कोई उनको मेंटर करने वाला नहीं है कि कैसे एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अगला है मार्केट बायस। जो मार्केट है, मार्केटिंग जो अभी तक चल रही है, वो बायस है कि मेन जो है वो ज़्यादा अच्छे से एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन, तो मार्केट बायस हो जाता है। लीगल एंड रेगुलेटरी बैरियर्स, लीगल फॉर्मेलिटीज में भी दिक्कतें आ सकती हैं वुमेन्स के लिए कि ये जो बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है, जो ये एंटरप्रेन्योर हैं जिस चीज़ के लिए है, वो कितना उसमें रिस्क है, रिस्क फैक्टर उसमें क्या क्या है, ये आगे इन फ्यूचर सेफ है कि नहीं है, यहाँ पर इसके ये बैरियर्स आ सकते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वुमेन्स में क्या है कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि उन्होंने तो दूसरे वुमेन्स के लिए उनके पास रोल मॉडल है नहीं, तो वहां पर उनके लिए कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो एक बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकती हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजंस फॉर स्लो प्रोग्रेस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहला पॉइंट है हमारे पास इसमें मेल डोमिनेंट सोशल ऑर्डर। तो इसमें क्या है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो हमारी सोसाइटी में कि वो वुमेन्स है। तो इसमें क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है या जो बड़े बड़े बिजनेस है, ज़्यादातर मेल एंटरप्रेन्योर्स या मेल के थ्रू कंट्रोल करे जाते हैं, तो यहाँ पर मेल डोमिनेंस हो सकता है यहाँ पर। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, भैया उनके लिए कोई रोल मॉडल नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है उनके पीछे, तो क्या है कि यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी आ सकता है वुमेन्स में। प्रोटेक्टेड लाइफ, उनकी लाइफ क्या एक तरीके से फिक्स्ड है कि घर पर रहना है, खाना पकाना है, तो ये क्या है, एक तरीके से प्रोटेक्टेड लाइफ है उनकी, वो उससे बाहर ही नहीं आ रहे। सोशल प्रेशर, अब बाहर के लोगों का प्रेशर है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा, तुम तो औरत हो, तुम कमा नहीं सकती, ऐसे करके जो सोशली प्रेशराइज्ड हैं वो वुमेन जो है, तो उसके लिए इनका स्लो प्रोग्रेस होता है। फैमिली ऑब्लिगेशंस, फैमिली सपोर्ट नहीं करती कभी, वो कुछ ना कुछ बाधाएं या दिक्कतें देती रहती हैं कि तुम नहीं सकते ऐसे करके। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता बिजनेस लगाने के लिए या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं वेरियस सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। अब वही है, रूरल एरिया क्या प्रोवाइड करता है कि लो कॉस्ट वहाँ पर हो सकता है, लो पॉपुलेशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा इन्वायरमेंट रहता है, तो वहाँ पॉपुलेशन उसके कारण लो रहता है। लो पॉपुलेशन, लो कॉस्ट, लो एनर्जी इंटेंसिव अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, कम एनर्जी पे काम हो सकता है। दूसरा है हाउसिंग, स्कूलिंग, ट्रैवल्स जो है ये सब चीपर पड़ते हैं रूरल एरिया में। घर लेना है वो सस्ता है, स्कूलिंग सस्ती पड़ती है, ट्रैवल का कॉस्ट सस्ता पड़ता है। वहाँ पर ट्रैवल का ये नहीं है कि तुम्हें हर बार बस लेनी है, कई कई जगह तो ऐसी कि तुम पैदल भी जा सकते हो, चीपर है वहाँ पर ये सब। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, अभी बताया मैंने ट्रैवल वाले में कि हर चीज़ की फैसिलिटी बस वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाती है। सपोर्ट फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो मोर पर्सनल, तो सपोर्ट मिलता है वहाँ पर बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कि तुम वहाँ पर बिजनेस लगाओ। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है,
रूरल एंटरप्रेन्योर्स कैन स्टार्ट देयर वेंचर्स विद लो कैपिटल। जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कम खर्चे में अपना जो है वहाँ पे बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरियाज। तो फर्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है। सेकंड है इनकम जनरेशन। जब लोग एम्प्लॉयड होंगे तो इनकम उनकी बढ़ेगी तो एम्प्लॉय इनकम जनरेशन हो जाएगा, सेकंड पॉइंट। तीसरा रूरल डेवलपमेंट होगा जब रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी तो। चौथा है रूरल अर्बन माइग्रेशन। लोग रूरल एरिया से अर्बन की जगह नहीं जाएंगे, तो क्या बैलेंस रहेगा दोनों के बीच में। अगला पॉइंट है बिल्ड द विलेज रिपब्लिक। विलेज जो है वो अपने आप में ही रिपब्लिक रहेगा और अच्छी खासी जब ग्रोथ रहेगी वहां पर तो। अगला है इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब एम्प्लॉयड रहेंगे लोग वहां पर, इनकम उनकी अच्छी रहेगी, डेवलप्ड हो जाएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। तो क्या है, जो रीजनल ग्रोथ है ना उस एरिया में वो बैलेंस हो जाएगी, मतलब वो नीचे भी नहीं रहेगी, ज्यादा ऊपर भी नहीं, मतलब बैलेंस्ड रहेगी। अगला हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरिया। तो रूरल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमई आर क्रूशियल इकोनॉमी बिल्डर कंट्रीब्यूट ओवर 52% टू जीडीपी। जो रूरल के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस होते हैं ना वो टोटल कंट्री के 52% जीडीपी में काउंट होते हैं, आते हैं। की रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड्स एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम टू अदर पीपल। जो की रोल होता है, जो की मेन मोटिव होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, जो मेन एम है वो है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना और लोगों को इनकम प्रोवाइड करवाना, दूसरे लोगों को। अगला पॉइंट है दिस इज अ रेट एक्सपेंशन इन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज सच एज रिपेयर शॉप, सर्विस सेंटर्स, पीसीओ, इंटरनेट कैफे, कंप्यूटर, अदर स्किल ट्रेनिंग। तो यहाँ पर क्या है कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पर इन चीज़ों का एक्सपेंशन बहुत जल्दी हो सकता है, रैपिडली एक्सपेंड हो सकते हैं। जो छोटे छोटे और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि रिपेयरिंग शॉप खुल गई, सर्विस सेंटर, पीसीओ, इंटरनेट कैफे, कंप्यूटर, ये सब जो अदर जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इन सब का वहाँ पर बहुत रैपिड एक्सपेंड हो सकते हैं ये वहाँ पे। वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सच एज सिविल मैकेनिकल वर्क। जो कई तरीके के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो वहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपने अंडर करवाती है लोगों के लिए कि वो अपने आप को और स्किल्ड बना सके और स्किल उनके अंदर आ सके। तो इसमें जैसे कि वो करवाती है सिविल मैकेनिकल वर्क्स, ये हमारा जो वहाँ पर काम है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करवाती है रूरल एरियाज में। रूरल एरिया ऑल्सो यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जो रूरल एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स यूज करता है, जैसे कि फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ये सब जो है ये वहाँ वहाँ फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है, तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे जरूरत पड़ता है। तो वो बहुत लार्ज अमाउंट में वहाँ पर इन सारे प्रोडक्ट्स का यूज होता है। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो आ रखे हैं 2 मार्क्स में। ये आप देख सकते हैं, ये चार क्वेश्चन हैं जो पिछले 2 से 3 साल के पेपर में पूछे जा चुके हैं सबसे ज़्यादा। इन सारे टॉपिक्स हमारे इसमें कवर हो रखे हैं। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो 10 मार्क्स में पिछले 2-3 साल में पूछे जा चुके हैं, जो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। और ये सारे टॉपिक्स हमारे इस पिछली स्लाइड्स में, पिछले वीडियोज़ में कवर अप हो चुके हैं। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 5 आरडीएपी की पूरी ख़त्म होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।